हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसमें हम सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के साथ साथ मनोलैंगिक सिद्धांत का भी अध्ययन करेंगे। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में यहूदी परिवार में हुआ था, जो कि वियना में रहता था और वियना ऑस्ट्रिया के निकट है। सिगमंड फ्रायड का जो समय है वो 1856 से 1939 रहा है। सिगमंड फ्रायड ने मन अर्थात मस्तिष्क का विश्लेषण किया और एक नवीन विचारधारा अथवा वाद का प्रतिपादन किया और उस वाद को मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। इंग्लिश में इसे साइको एनालिसिस कहते हैं, जिसमें उसने मन का विश्लेषण करके मन को 3 भागों में बांटा है। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को समझने से पहले मैंने इस डायग्राम के आधार पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करी है। आप देखें इसको। सिगमंड फ्रायड ने सबसे पहले मन के 3 प्रकार किए: अचेतन मन, अर्धचेतन मन और तीसरा है चेतन मन। अचेतन मन अर्थात अनकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन सबकॉन्शियस या इसे हाफ माइंड भी बोलते हैं, और चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड। सिगमंड फ्रायड का कहना था कि मन के साथ व्यक्तित्व का अंग भी मनुष्य में होता है, अर्थात प्रत्येक मन के साथ में व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार जुड़े हुए होते हैं। इसलिए उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार भी बताए। पहला प्रकार है इड। आपने शायद सुने भी होंगे अगर तैयारी करिए तो इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब होता है इदम। ये जो इदम है ये किससे जुड़ा हुआ होता है? अचेतन मन से। मतलब जैसा अचेतन मन में होता है वैसे ही क्रियाएं इड के अंदर होती हैं, इदम के अंतर्गत होती हैं। दूसरा है ईगो अर्थात अहम, और ये जुड़ा होता है अर्धचेतन मन से। और तीसरा है सुपर ईगो, या इसको परम अहम भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको आदर्श अहम भी कहा गया है। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है? चेतन मन से। तो कैसे? अचेतन मन किससे जुड़ा होता है? इदम से। अर्धचेतन मन किससे जुड़ा होता है? अहम से। और चेतन मन किससे जुड़ा होता है? सुपर ईगो से। ठीक है, समझ में आ गया? तो मन के भी 3 प्रकार हो गए और व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार हो गए। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे मन। मैंने आपको बताया पहला होता है चेतन मन अर्थात कॉन्शियस माइंड। ये जो कॉन्शियस माइंड होता है इसका संबंध किससे होता है? वर्तमान से संबंधित होता है चेतन मन। और हमारा जो मस्तिष्क की मैंने रूपरेखा करके दिखाई थी, उसका 10% भाग क्या होता है? चेतन मन का होता है। यहाँ पर आदर्शों का भंडार होता है और ये किस पर आधारित होता है? नैतिकता के नियम पर आधारित होता है। साथ ही चेतन मन जो होता है वो अर्जित किया हुआ होता है, अर्थात अर्जित का मतलब है समाज के द्वारा इसको निखारा जाता है। शिक्षा रूपी उचित शिक्षा दे करके चेतन मन को निखारा जाता है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये आदर्शों का भंडार होता है, अर्थात इसके अंतर्गत यदि किसी मनुष्य से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे तो वो अपनी अच्छाइयों को ही बताएगा, अपने जो भी आदर्श है उसको बताने की कोशिश करेगा। और वो किसके आधार पे करेगा? चेतन मन के आधार पर। दूसरा भाग है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन जो है इसका संबंध किससे होता है? वास्तविकता के नियम से।
चेतन मन का तो होता है नैतिकता के नियम से, और अर्ध चेतन मन का होता है वास्तविकता के नियम से। जैसे चेतन मन अर्जित किया हुआ होता है, ऐसे अर्ध चेतन मन भी अर्जित किया जाता है। और इसमें अर्ध चेतन मन में क्या होता है, अचानक से हम कुछ भूल जाते हैं और भूलने के बाद में हकलाने लगते हैं, लेकिन फिर जब प्रयत्न करते हैं तो हमको याद भी आ जाता है कि जो हम भूल गए हैं वो चीज़ हमें याद आ जाती है। जैसे हम कोई वस्तु रखकर कहीं भूल जाते हैं तो याद करने के अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो वो चीज़ हमको याद आ जाती है। तब दिमाग पे हमने जोर डाला तो वो क्या हुआ, हम चेतन मन में चले गए और हमें याद आ गया कि वो वस्तु हमने कहाँ रखी थी। तो अर्ध चेतन मन जो है और चेतन मन आपस में जुड़े हुए हैं। अब तीसरा है अचेतन मन। अचेतन मन जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, सुखवादी सिद्धांत पर या आनंद के सिद्धांत पर आधारित होता है। और ये जन्मजात होता है, अर्थात जब मनुष्य पैदा होता है तभी से उसके अंतर्गत अचेतन मन होता है, और ये हमारे मस्तिष्क का 90% भाग होता है। इसमें हमारी भावना, संवेग और मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। भावना से क्या तात्पर्य है, वो विचार जो कि हमारे मन के अंदर ही रहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, भावना के अंतर्गत आते हैं। अर्थात विचारों का जो आंतरिक रूप है वो होता है भावना। और यदि वो मन के विचार व्यक्त हो जाते हैं, उन विचारों का बाह्य प्रकाशन हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, संवेग कहलाते हैं। और मूल प्रवृत्ति अर्थात उन विचारों का जब क्रियात्मक रूप होता है तो वो क्या होता है, मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अचेतन मन में क्या होती है, दमित इच्छाएं होती हैं। दमित इच्छाएं मतलब मान लीजिए आपके अंदर कोई इच्छा, आपकी कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे कोई लड़की बहुत ज़्यादा आगे पढ़ना चाह रही है लेकिन उसके परिवार की ऐसा माहौल है कि वो नहीं पढ़ पाती है और उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है, तो वो इच्छा जो उसकी पढ़ने की इच्छा है वो कहीं दब जाती है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी दमित इच्छा। या कोई व्यक्ति है, वो किसी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है पर घर वालों की वजह से वो उनसे शादी नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी दमित इच्छा। ठीक है। इसके अलावा यौन शक्ति का जो भंडार होता है वो क्या होता है, वो भी अचेतन मन में होता है। अनैतिक, असामाजिक और अमर्यादित जो इच्छाएं हैं वो सभी अचेतन मन में होती है। इस प्रकार से जो अचेतन मन है उसमें सारी जो बुराइयां हैं वो कहाँ चली जाती हैं, अचेतन मन में। अब ये जो अर्ध चेतन मन है, ये चेतन मन और अचेतन मन इन दोनों के बीच में काम करता है। मतलब अचेतन मन की बुराइयों को चेतन मन में आने से कौन रोकता है, अर्ध चेतन मन रोकता है। क्योंकि व्यक्ति का जो होता है अपना बस नहीं होता है, तो उस पे उसको रोक कौन लगाता है, अचेतन मन लगाता है उस पे। अब फ्रायड ने जो मन है उसकी तुलना किससे करी है, फ्रायड ने मन की तुलना किससे करी है, बर्फ के पहाड़ से करी है। जैसे समुद्र के अंदर जो हिमखंड बहते रहते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र है और उसके ऊपर हमें एक शिलाखंड बहता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो बाहर से दिखता है उतना ही नहीं होता, अंदर वो उसका दुगना तिगना होता है। ठीक है। तो ये जो है शिलाखंड, इसकी मतलब मन की जो तुलना करिए वो किससे करिए, शिलाखंड से करिए। इसमें जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, चेतन मन। ठीक है, वो आता है चेतन मन में। और ये जो नीचे का हिस्सा दिखता है वो किस में आता है, अचेतन मन। ये आता है अचेतन मन के अंदर। और ये जो बीच का समुद्र है ये क्या है, अर्ध चेतन मन। ठीक है। अब तो मैंने जैसे कहा आपको
कि 10% भाग तो क्या होता है, चेतन मन, और 90% क्या होता है, अचेतन मन। तो मनुष्य की जितनी भी छुपी हुई इच्छाएं हैं, जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, वो कहाँ पर आ जाती हैं, अचेतन मन के अंतर्गत आ जाती है। तो फ्रायड का यही कहना है, फ्रायड की विचारधारा थी कि अगर किसी व्यक्ति को अधिक समझना है तो उसके अचेतन मन को जाने, और क्योंकि अचेतन मन में ही उसके मन, जो भी दमित इच्छा है जिसको वो पूरा करना चाहता है, वो सब अचेतन मन में होते हैं। उन सबको जानने के बाद ही हम व्यक्ति को अच्छे से पहचान सकेंगे। अतः फ्रायड जो है वो अचेतन मन को सर्वाधिक महत्व देते थे, और यही उनके मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का मूल है। अब हम आते हैं व्यक्तित्व की संरचना के ऊपर आते हैं, जो कि हमने पीछे अभी डायग्राम में देखा था। तो उसने 3 व्यक्तित्व बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड जो है वो उसका संबंध हमने किससे बताया था, अचेतन मन से बताया था। इड जो है किससे जुड़ा हुआ है, अचेतन मन से। क्योंकि वो अचेतन मन से जुड़ा हुआ है तो अचेतन मन के समान ही भावनाएं या इच्छाएं हैं वो इड में होती हैं। इड जो होता है वो हमारे अंदर का पशु होता है, और इसमें छुपी हुई इच्छाएं तथा सभी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और यह कितना परसेंट होता है, ये भी 90% ही होता है। ये भी अचेतन मन की तरह सुखवादी सिद्धांत से जुड़ा होता है, अर्थात ये अपने सुख के बारे में सोचता है, इसको और किसी से मतलब नहीं होता है। इट जो है वो इच्छाओं की जननी है और अतृप्त इच्छाओं का भंडार है, साथ में ही काम प्रवृत्ति का भी भंडार है। इसके लिए उन्होंने लिबिडो नामक शब्द का प्रयोग किया है। लिबिडो का मतलब है काम प्रवृत्तियों की अधिकता। काम प्रवृत्ति को फ्रायड ने लिबिडो कहा है, जिसकी अभी हम आगे और चर्चा करेंगे। और दूसरा है ईगो। ईगो मतलब अहम, और इसका संबंध किससे होता है, अर्ध चेतन मन से। ठीक है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड और ईगो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ईगो भी जैसे सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता पर आधारित है, ऐसे ईगो भी वास्तविकता के नियम पर आधारित है। वो व्यक्ति को बचाने की कोशिश करता है, वास्तविकता को देखता है, विषम परिस्थितियों, सम परिस्थितियों को देख करके ही वो निर्णय लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है और वो किसी लड़की को देखता है, उसको देख करके उसको छेड़ने का मन होता है, तो उस समय इड तो हमें क्या कहेगा, हाँ हाँ छेड़ दे। लेकिन ईगो क्या कहेगा कि नहीं, इसको मत छेड़, वरना अभी पिट जाएगा किसी से। फिर आपको किसी पे गुस्सा आता है, अचानक से गुस्सा है और आपका मन करता है कि सामने वाले का मैं खून कर दूं। उसमें आपका जो अचेतन मन है वो आपको कहेगा कि हाँ इसका मर्डर कर दे। लेकिन ईगो आपको उस समय तुरंत ये कहेगा कि नहीं, अगर तुम इसका खून कर दोगे तो तुम्हारी जो सारा जीवन है वो जेल में बीतेगा। इस तरह से ईगो जो है वो इड के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम करता है और उचित अनुचित का निर्णय लेता है। ठीक है, इदम की जो इच्छाएं हैं उसको नियंत्रित करने के लिए वो एक सिपाही की तरह काम करता है। इदम की इच्छाओं में वास्तविकता की मांगों के बीच वो समायोजन करता है। कौन, ईगो देखता है कि ये काम करना उचित है या नहीं है। अब तीसरा जो व्यक्तित्व का प्रकार है वो क्या है, सुपर ईगो, परम अहम। और ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जुड़ा हुआ होता है चेतन मन से, जो कि मस्तिष्क का 10% है। इस प्रकार ईगो भी मस्तिष्क का 10% है। ईगो जो है वो भी आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, जैसे कि चेतन मन आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, वैसे ही ईगो भी आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित होता है और सामाजिकता और नैतिकता का प्रतीक होता है। और ये जो होता है ईगो, वो अहम और इदम
दोनों के ऊपर नियंत्रण रखता है। ईगो तो नियंत्रण रखता है इदम पर, मतलब अहम का काम है इदम पर नियंत्रण रखना, और सुपर ईगो का काम है अहम और इदम दोनों के ऊपर नियंत्रण करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे चलेंगे। हाँ, अब हम मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे लिबिडो की। मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम मनोविश्लेषणवाद के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ में मनोलैंगिक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो लिबिडो है वो फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। लिबिडो जो है वो काम शक्ति को कहते हैं, अर्थात मनुष्य के अंदर जो काम शक्तियाँ होती हैं उसके लिए फ्रायड ने लिबिडो शब्द का यूज़ किया है। सिगमंड फ्रायड ने प्रेम, स्नेह और काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है, और यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, उसमें दमित इच्छाओं की अधिकता हो जाती है और वो गलत की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मूल प्रवृत्ति की। फ्रायड ने मनुष्य के जीवन में दो मूल प्रवृत्तियां मानी हैं, एक है जीवन की मूल प्रवृत्ति और दूसरी है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति। जीवन की जो मूल प्रवृत्ति है वो उसका संबंध ऊर्जा से होता है। हमारे जीवन में ऊर्जा होए, यही काम है जीवन की मूल प्रवृत्ति का। ये काम शक्ति, यौन इच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, और यहाँ पर यौन प्रेम के लिए फ्रायड ने एक शब्द का यूज़ किया है, वो है इरोस। दूसरी है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति, और मृत्यु की जो मूल प्रवृत्ति है उसका उद्देश्य केवल मृत्यु ही होता है और इसका संबंध विनाश से होता है, और इसके लिए एक टर्म यूज़ करिए थैनाटोस। ये जो मूल प्रवृत्ति है ये मुख्य रूप से एडलर ने दी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वमोह की। स्वमोह क्या है कि जब किशोरावस्था में बालक आता है तो उसको अपने आप से ही प्रेम हो जाता है, और वो समझ लगता है कि मैं ही दुनिया का ऋतिक रोशन हूँ, अपने आप को शीशे में निहारता रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्वयं, मतलब खुद से ही प्यार हो जाना, और उसके लिए फ्रायड ने क्या शब्द यूज़ किया है, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म टर्म है जो स्वमोह कहलाती है। दूसरा है ऑडिपस ग्रंथि। जब लड़के में माँ के अधिक ऑडिपस, फ्रायड बोलते हैं कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से लड़की जो है उसे अपने पिता से अधिक प्रेम होता है और लड़का जो है उसे अपनी माँ से अधिक प्रेम होता है। इन किशोरावस्था में जब पहुँचते हैं तो ये अपने विरोधी लिंग की ओर आकर्षित होने लगते हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिपस ग्रंथि की वजह से। अब फ्रायड ये मानते हैं कि कला के द्वारा व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को बाहर निकालता है। पहले तो उसने चेतन मन, अचेतन मन सबका विश्लेषण किया, सब कुछ बताया, और फिर ये बताया कि इन दमित इच्छाओं का बाहर निकलना ज़रूरी है, और वो काय से निकल सकता है, कला के द्वारा जो है व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को अपने मन से बाहर निकाल सकता है। जो काम हम किसी और से नहीं कर सकते, कला के रूप में वो काम हम कर सकते हैं। इसके लिए उसने दो चीज़ों की चर्चा की है, एक तो है दिवा स्वप्न और दूसरा है स्वप्न। ठीक है, एक होते हैं स्वप्न और एक होते हैं दिवा स्वप्न, जिनके आधार पर हम अपनी दमित इच्छाओं को
बाहर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए कि दिवा स्वप्न जो है वो हमारी दमित अतृप्त इच्छाओं के परिणाम हैं। और फ्रायड ने दिवा स्वप्नों की व्याख्या करते हुए कला की विषय वस्तु दिवा स्वप्नों में निश्चित करी है, और इन दिवा स्वप्नों को उसने दो श्रेणी में बांटा है। अधिकांश वो दो श्रेणियां क्या हैं? यौन भावनाएं और महत्वाकांक्षाएं। या तो महत्वाकांक्षा के कारण दिवा स्वप्न उत्पन्न होते हैं या यौन भावनाओं के कारण। जो अधिकांश दिवा स्वप्न हैं वो महत्वाकांक्षाओं और यौन भावनाओं के कारण होते हैं। तो फ्रायड का ऐसा मानना है कि लड़कियों के दिवा स्वप्न जो हैं वो यौन भावना के दबाव से उत्पन्न होते हैं, और पुरुषों के दिवा स्वप्न जो हैं वो महत्वाकांक्षाओं से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि यही बात पूरी तरह लागू होती है कि पुरुषों में ही महत्वाकांक्षा होती है, लड़कियां यौन भावना के दबाव से उनमें दिवा स्वप्न होते हैं, लड़कियों में महत्वाकांक्षा नहीं होती है, या पुरुषों की यौन शक्ति क्षीण होती है। पर एक कंक्लूजन जो है वो फ्रायड ने निकाला है कि अधिकतर ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं स्वप्न की। अचेतन मन की अतृप्त इच्छाएं स्वप्न के माध्यम से व्यक्त होती हैं। उसके अनुसार अतृप्त इच्छाएं अचेतन मन में समूहों में विभाजित हो जाती हैं और केंद्रित होकर घनीभूत हो जाती हैं। स्वप्न के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है घनीभूत होना, कि जब अतृप्त इच्छाएं हमारे केंद्र में, हमारे मन में केंद्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर वो घनीभूत हो जाती हैं और इस तरह से अतृप्त इच्छाओं के स्वप्न बन जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो काम आप वास्तविकता में पूरा नहीं कर पाते वो काम आप सपने के अंदर पूरा करते हो। दूसरा है कि कौन सी इच्छा अधिक बलवान है, इसका निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि उस की इच्छा की पूर्ति नहीं होने के कारण हमारा मन अधिक व्याकुल हो रहा है। जिस इच्छा की पूर्ति नहीं होने के कारण मन अधिक व्याकुल होता है वो जो इच्छा है वो अधिक बलवान होती है, और वो क्या होती है, स्थानांतरण में कम महत्वपूर्ण इच्छाएं जो हैं वो महत्वपूर्ण इच्छाओं का स्थान ले लेती हैं, और अधिक महत्वपूर्ण इच्छाएं कम अतृप्त रहती हैं। मतलब जो अधिक महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं वो स्वप्न के द्वारा हमारे अचेतन मन से बाहर आ जाती हैं, और वो उनको जल्दी तृप्ति मिल जाती है, वो अतृप्त कम होती हैं। ठीक है। फिर तीसरी स्थिति जो होती है, पहली स्थिति है घनीभूत होना, दूसरी स्थिति है स्थानांतरण होना, फिर तीसरी स्थिति है प्रतीक विधान। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं वो किसी एक विशेष भावना से जुड़ जाती हैं और एक प्रतीकात्मक रूप ले लेती हैं, और फिर वो हमारे चेतन ऐसा प्रतीकात्मक रूप लेती है जो हमारे चेतन मन को बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती है, और प्रतीकों के रूप में हमारे स्वप्न में प्रतीक दिखाई। जैसे आप कोई सपना देखते हो, आपको चारों तरफ सफ़ेद चादर दिखाई देती है, या आपको चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है, और फिर सुबह जब आप उठते हो तो ये सोचते हो कि आज तो मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया, चारों तरफ पानी ही पानी था, उसमें एक चिड़िया उड़ रही थी। तो आप ये समझने की कोशिश करते हो कि सपने में आप क्या कहना चाहते हो। तो जो आपकी दमित इच्छा है वो क्या है, स्वप्न में प्रतीक रूप में बदल गई है। और चौथा जो चरण है वो है अभिनय प्रदर्शन। मतलब जो ये आपके प्रतीक विधान बन जाता है, अंत में वो अभिनय प्रदर्शन के द्वारा आपके अचेतन मन से बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार
की जो समांतर सृजन प्रक्रिया है वो कलाकार बिंबों के आधार पर अपनी कल्पना के द्वारा कला की अभिव्यक्ति में भी काम लेता है। अर्थात जैसे प्रक्रिया रूप स्वप्न बनते हैं, जैसे हमारी इच्छाएं घनीभूत हुई, उनका स्थानांतरण हुआ, उसके बाद उनके प्रतीक बने और फिर उनका अभिनय में प्रदर्शन हुआ, उसी तरह से हमारी जो दमित इच्छाएं हैं उनका भी इस चरण में कलाकार जो है अपने मन में बिंब बना लेते हैं और उन बिंबों के आधार पर उनका प्रदर्शन करके अपनी दमित इच्छाओं को अपने अचेतन मन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रायड का कहना है कि इस प्रकार अतृप्त यौन भावना से जुड़ी अतृप्त इच्छाओं को कला की विषय वस्तु स्वीकार किया गया और वो मानता है कि ये जो अतृप्त इच्छाएं हैं वो किसी ना किसी माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होंगी, तो जो मनुष्य है वो अस्वस्थ हो जाएगा और वो मानसिक रोगी बन जाएगा। अतः फ्रायड का विचार था कि कला के द्वारा हमारी अतृप्त इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती रहनी चाहिए और मनुष्य जिससे मानसिक रोगों या स्नायु रोगों से मुक्त रह सकेगा। अब फ्रायड की आलोचना की गई है। दो बातों को लेकर के फ्रायड के सिद्धांत की आलोचना की गई है। पहली बात तो ये कहा गया है कि कला जो है वो स्नायु रोगों का ही परिणाम है या फिर वो मानसिक रोगों का परिणाम है। तो इस प्रकार से तो सारे जो कलाकार हैं वो मानसिक रोगी होने चाहिए, लेकिन फ्रायड ने उसका खंडन किया और ये बताया कि जो कला की उत्पत्ति है वो स्वप्न तथा दिवा स्वप्नों की स्थिति तक तो होती है और जो स्नायु रोग हैं वो उनका प्रारंभ इन दोनों स्थिति के गुजरने के बाद होता है। मतलब हमारी कला की जहाँ उत्पत्ति होती है वहाँ के बाद ही स्नायु, अगर वहाँ जैसे स्वप्न और दिवा स्वप्न से हमने अपनी दमित इच्छाओं को बाहर नहीं निकाला तो फिर व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगों की तरफ मुड़ता है। अगर वो वहाँ स्वप्न और दिवा स्वप्न से अपनी इच्छाओं को बाहर निकाल देगा तो उसकी स्थिति मानसिक रोगी बनने की आएगी ही नहीं। अतः फ्रायड के अनुसार कला स्नायु रोगों या मानसिक रोगियों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो उठता है वो ये है कि फ्रायड का ये कहना है कि कला जो है वो दमित इच्छाएं अभिव्यक्त करती है, मतलब जो मनुष्य के अंदर दमित इच्छाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति कला के द्वारा होती है। तो इस बात पे भी फ्रायड की आलोचना की गई कि जब अचेतन को हम स्वयं ही नहीं जानते तो अचेतन की अभिव्यक्ति यदि कला में होगी तो दूसरा व्यक्ति उसे कैसे समझ पाएगा। तो फ्रायड ने इस आलोचना का भी खंडन किया और ये उत्तर दिया कि समाज में जो रहने वाले सभी व्यक्ति हैं उनका एक सा ही परिवेश होता है, एक सी उनका धार्मिक और नैतिक जो प्रतिबंध होते हैं वो सब एक से होते हैं। तो उनका जो अचेतन मन का निर्माण है वो भी लगभग एक सा ही होगा। अतः अचेतन मन की अभिव्यक्ति जो है वो कला में होती है, तो दर्शकों में भी अपने अचेतन के माध्यम से उसकी जो अनुभूति है वो दर्शक कर सकते हैं। यौन भावना एक सार्वभौमिक भावना है, अतः इसकी अभिव्यक्ति जब कला के माध्यम से होती है तो वो सबकी समझ में आ जाती है। हमारा जो टॉपिक है वो आज यहीं ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे से इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।